फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आबकारी में जैसे भी 5-6 दिन से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और साइंस की जो हालत है कि मतलब अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा हमें डीप जाना पड़ेगा। तो मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि देखो, मुझे तो पढ़ना ही है डीप में, मैं तो पढ़ ही रही हूँ। देखो, मैंने ये नोट्स बनाए हैं बहुत शॉर्ट, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। और एकदम मैं शॉर्ट में बना रही हूँ। ये नोट्स सिर्फ मुझे ही समझ में आएंगे, बट मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। तो मेरे साथ आप लोगों को नोट्स भी बनाते जाना है। मैंने अगर कोई चीज़ 3 घंटे में पढ़ी है तो उसको मैं 1.5 घंटे में आपको पढ़ा दूंगी। 2 घंटे में तो मतलब जितना टाइम मैंने लिया है पढ़ने में, उससे आधे में आपको मैं समझा दूंगी, और उतने में आप सिर्फ नोट्स बनाते जाना, वैसे ही शॉर्ट शॉर्ट एकदम। तो आपको रिवाइज करने में भी अच्छा रहेगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो कि आपको इसके साथ ल्यूसेंट की, जैसे कि मैंने बोला कि ल्यूसेंट की थ्योरी की साइंस तो पढ़नी ही पढ़नी, जो मैं पढ़ा रही हूँ ये साथ में पढ़ना है आपको। नो डाउट बहुत अच्छे क्वेश्चंस, फैक्ट और कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, लेकिन ल्यूसेंट की साइंस नहीं छोड़नी है किसी भी हाल में। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि 100 में 100% क्वेश्चन टफ लेवल ही के ही पूछेंगे आपको। अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन ईजी ही रहेंगे साइंस में, सभी के सभी ऐसे टफ आने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम ह्यूमन बॉडी का। देखो, हाँ, एक बात और कि आज मैं छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा और लोगों ने देखा, क्योंकि जैसे जब मैं देखती हूँ चैनल पे तो व्यूज़ तो ठीक हैं, व्यूज़ से मुझे मतलब नहीं है, जिनको पसंद आएगा वही देखेगा। लेकिन लोग देख के फिर आधे में ही चले जाते हैं, मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं डालूंगी वीडियो, क्योंकि मुझे तो नोट्स बनाना ही है खुद के लिए। तो मैं सोच रही थी आप लोगों का भी कुछ कल्याण हो जाए मेरी वजह से। और अगर पसंद नहीं आएगा तो मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगी, बस इतना ही कर सकती हूँ मैं। पसंद आया तो फिर मैं पूरी एक मैराथन 3 घंटे की, 4 घंटे की पूरी बायोलॉजी में खुद पढ़ के 3-4 दिन में आपको भी पढ़ा दूंगी और नोट्स भेज दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है। आज ह्यूमन बॉडी का पाचन तंत्र पढ़ेंगे और थोड़ा सा परिसंचरण तंत्र, तो ये दोनों तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पाचन तंत्र होता क्या है। सबसे पहले हम पाचन को समझते हैं। देखो, पाचन तो मान लो कि हमने कोई खाना खाया, ये खाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं। मुंह में खाना गया अंदर, तो हम क्या करते हैं, दांत से और जीभ के थ्रू, जीभ में क्या पाया जाता है, लार पाया जाता है, उसके थ्रू हम खाने को चबाते हैं। खाने को हम तब तक नहीं चबा सकते हैं तब जब तक हमारे मुंह में कोई ऐसा लिक्विड वाला मटेरियल ना हो, जैसे कि लार जब होता है हमारे मुंह में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोटी हम खा रहे हैं और रोटी मतलब कि चबा ही नहीं सकते, वो अंदर ही नहीं जाती, कहते हैं कि रोटी अंदर ही नहीं जा रही गले के। तो वो वही होता है, लार की कमी होती है। जितनी लार ज़्यादा होगी मुंह में, लार यानी सलाइवा जितनी ज़्यादा होगी मुंह में, उतना ज़्यादा हम अच्छे से चबा के उसको अंदर जाएंगे, अंदर करेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे, अब देखो हम खाना खाते क्यों हैं, खाना हम खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। तो खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है। उसके लिए क्या होना पड़ता है, खाने को पाचन, डाइजेस्ट करना पड़ता है। यानी कि हाँ, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं टर्म पूरे यूज करूँगी। मैंने ऐसी कोशिश करी, नोट्स भी ऐसे ही बनाए हैं मैंने। ठीक है। तो देखो, जब खाने को जब हम मुंह में लेंगे, उसके बाद खाने को कुछ ऐसे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में खाने को, जब हम स्टमक में जाता है खाना तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है उनको, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में। और जो खाने में विषैले पदार्थ भी कभी कभी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनको क्या, एंटीबैक्टीरियल एक लाइजोजाइम पाया जाता है। वो अभी डिटेल में बात करेंगे, एक बार मैं ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। तो वो क्या करता है कि एंटीबैक्टीरियल जो लाइजोजाइम, जो एंजाइम्स पाया जाता है, वो बैक्टीरिया को मार देता है। और खाने को जो टाइलिन होता है हमारे सलाइवा में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, वो क्या करता है, खाने को चेंज करता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है। तो फिर इस तरीके से हमको धीरे धीरे, मतलब खाने से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, खाने का पाचन होता है। तो पाचन वो होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है कि खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उससे एनर्जी निकाली जाती है, और जो वेस्ट पदार्थ होता है वो हमारे डेफिकेशन के थ्रू, यानी कि मल परित्याग के थ्रू निकल जाता है बाहर। ओवरऑल ये पाचन का मैंने दे दिया है एक बार व्यू। अब देखो कैसे आते हैं क्वेश्चन और किस तरीके से हमको पढ़ना है। सबसे पहले पाचन की ये 5 स्टेज होते हैं, जो स्टेजेस हैं 5 जो चरण हैं, वो इसी तरह से याद करने हैं क्रम से। क्योंकि ये साइंस में तो आ ही सकता है, लेकिन ये रीजनिंग में भी आते हैं आपको क्रम से लगाने के लिए। तो देखो, इंजेशन यानी कि सबसे पहले हम अंतर ग्रहण करेंगे, खाने को मुंह में लेंगे। देखो, एक मिनट,
मैं हमने ये मान लो हमारा मुंह है, तो सबसे पहले जब मुंह में हम कोई भी रोटी का टुकड़ा या फिर कोई भी बाइट हमने मुंह में डाला, बस वो हो गया इंजेशन। सबसे पहला चरण ये हो गया खाने का स्टेज, ठीक है। सेकंड हो गया डाइजेशन यानी कि पाचन। डाइजेशन क्या हो जाएगा, जब वो मुंह के अंदर थोड़ा सा जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में हल्का हल्का वो मतलब कि विभाजित होने लगेंगे, ठीक है। तो वो हो गया डाइजेशन, पाचन स्टार्ट हो गया। फिर होता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। थर्ड स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है कि ब्लड द्वारा उस जो एनर्जी बन रही है उसका मतलब पूरे बॉडी में उसको क्या किया जाता है, मतलब ब्लड के द्वारा ले लिया जाता है। और इसी के आगे स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि अब जो एनर्जी ले ली गई उसका यूज करना, तो यूज किया जा रहा है। और फिर लास्ट में जो भी एनर्जी यूज करने के बाद जो एकदम वेस्ट मटेरियल मतलब बचता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि मल, तो जो वेस्ट मटेरियल मिलता है उसको हम डेफिकेशन मतलब मल परित्याग यानी कि लास्ट में हम जो फिर मल परित्याग कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टेज ऐसे के ऐसे ही याद रखना है कि सबसे पहले देखो इंजेशन होता है यानी अंतर्ग्रहण, फिर डाइजेशन होता है पाचन, फिर एब्जॉर्प्शन होता है अवशोषण, फिर उसका हम यूज करते हैं यानी एसिमिलेशन स्वांगीकरण, और फिर डेफिकेशन मल परित्याग लास्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पाचन के 5 स्टेजेस। अब देखो पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो ये तो नॉर्मल है कि शुरू तो होगा हमारे मुंह से ही, ठीक है। मुंह से ही शुरू होगा पाचन, डाइजेशन। मुंह में देखो 2 तरीके से पाचन होता है, मुंह में स्टार्ट होता है, एक यांत्रिक यानी मैकेनिक और एक रासायनिक यानी केमिकल, है ना। तो देखो यांत्रिक में 2 चीज़ें काम करेंगी। यांत्रिक यानी क्या होता है, मशीन का काम करेगा। तो मशीन का काम कौन करता है हमारे मुंह में, एक टीथ यानी हमारे दांत और एक टंग यानी क्या होता है जीभ, ठीक है। तो 2 चीज़ें यांत्रिक तरीके से हमारे खाने को पचाने का काम करती हैं। कैसे, देखो टीथ के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे। टीथ ना हमारे लाइफ में यानी कि ह्यूमन के लाइफ में या फिर जो भी स्तनधारी हैं उनके लाइफ में 2 बार आते हैं, और जिन जंतुओं के या फिर जिस भी एनिमल के लाइफ में दांत यानी टीथ 2 बार आते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइफो ओडोंट। ये जो ओडोंट वर्ड है ना, ODONT, देखो स्पेलिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो आप मैनेज कर लेना, कमेंट मत करने लगना भैया स्पेलिंग गलत लिखा है। तो डाइफो ओडोंट, तो डाइफो ओडोंट यानी कि जिनके लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। ओडोंट क्या होता है, ओडोंट किसका रूट वर्ड है, दांत का, टीथ का रूट वर्ड है, ठीक है। तो देखो एक तो मिल्क यानी दूध वाले दांत आते हैं, सबको पता होगा। एक परमानेंट होते हैं, परमानेंट कितने होते हैं, 32 होते हैं। और मिल्क वाले दूध कितने होते हैं, 20। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क यानी दूध वाले दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। और इनका फॉर्मूला पूछा जाता है दोनों का। परमानेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, देखो 2 1 तो दोनों में है। अब इधर 32 को उल्टा कर दो तो 23 हो जाएगा, तो 2 1 2 3, ठीक है। इसी तरह 2 1 20 का उल्टा करो तो 0 2, तो 2 1 0 2, इन दोनों का फॉर्मूला हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं, ठीक है। देखो 2 1 2 3, 2 कृंतक, दो दांत होते हैं, कितने कृंतक। देखो 1 मिनट, एक चीज़ और बताना मैं भूल गई, दांत का स्ट्रक्चर 1 मिनट में बताऊं यहाँ पे। देखो दांत का स्ट्रक्चर कैसे पाया जाता है, बिल्कुल हंसना मत, हंसी आए तो हंस भी लेना, अच्छी बात है हंसना सेहत के लिए। 32 दांत होते हैं टोटल। ये बीच से हमने मिड लाइन किया अपने नाक से नीचे लिप्स के पास, मतलब बीच से आप उंगली रख के देखो तो देखो आधा पोर्शन इधर बढ़ जाएगा, आधा पोर्शन इधर बढ़ जाएगा। तो 8 दांत इधर आएंगे एक साइड, 8 दांत इधर आएंगे ऊपर की तरफ पूरे जबड़े में, 8 दांत इधर आएंगे, 8 दांत इधर यानी नीचे की तरफ। तो 8 चौक क्या हो गया 32। तो 8 दोनों तरफ पाए जाते हैं, नहीं 8 तरफ ऊपर एक तरफ, फिर 8 दूसरे तरफ ऊपर और इसी तरह नीचे, ठीक है। तो टोटल 32। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में देखो यहाँ पे क्या है, 2 1 2 3। तो पूछा जाता है कृंतक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। देखो जहाँ पे अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में गलत किया हो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ बट मैंने कोशिश करी है दोनों मीडियम से पढ़ाने की, और मैंने लिखा हुआ है तो इंसीजर्स बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हूँ, या फिर अगर बाई चांस स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो, क्योंकि मैं बहुत ऐसे कर रही थी कि टाइम भी मेरा बचे और नोट्स भी बन जाए और दोनों मीडियम के लिए सही हो जाए और मैं भी पढ़ सकूँ, है ना। तो देखो कृंतक क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। तो कृंतक 2 दांत होते हैं, पूछा जाएगा कितने दांत होते हैं, कृंतक वाले दांत कितने होते हैं, तो 2 होते हैं और एक तरफ 2 होते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था ना ऐसे होता है ऊपर नीचे, है ना। तो ऊपर 2 होते हैं तो इधर भी 2 होंगे, तो लेकिन ऐसे पूछा जाएगा कितने होते हैं एक तरफ, तो 2 होते हैं। कृंतक दांत जो काटने का काम करता है, सामने के जो हमारे दांत होते हैं, जैसे हम एप्पल, याद करो कि एप्पल जब खाते हो तो कहाँ से काटते हो, वही जो 2 दांत होते हैं वो कृंतक होते हैं। एक होता है रदनक यानी कैनाइन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कैनाइन। एक होता है रदनक यानी कि एक साइड रदनक इधर हो गया और एक इधर, टोटल 2 होते हैं, वैसे एक होता है रदनक, ठीक है, कैनाइन।
दो होते हैं अग्र चवर्णक होते हैं, यानी कि जो पीछे से थोड़ा सा आगे होते हैं, जिससे हम चबाने का काम करते हैं, और 3 चवर्णक यानी जो एकदम पीछे होते हैं वो चवर्णक होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में ऐसे कौन से दांत नहीं होते हैं जो एडल्ट्स में होते हैं, तो बच्चों में ये वाले दांत नहीं होते, अग्र चवर्णक नहीं होते हैं, और ये थर्ड का चवर्णक का थर्ड वाला दांत नहीं होता, जिसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टूथ यानी अक्ल वाला दांत, वो लगभग 25 साल के बाद आता है। ठीक है, अब और क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जो एलिफेंट यानी हाथी में जो बड़ा वाला दांत होता है वो क्या होता है, तो वो कृंतक होता है यानी इंसीजर होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंट, एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको मिलेंगे, एलिफेंट में जो बड़ा वाला दांत होता है वो किस टाइप का दांत होता है, तो वो कृंतक या इंसीजर होता है। और जो शेर होता है, शेर का जो एक बड़ा वाला दांत होता है वो होता है कैनाइन यानी रत्नक। ठीक है, इतना हम दांत के बारे में पढ़ लिए हैं। ये मैकेनिकल का क्या हो गया, देखो मैकेनिक का, यांत्रिक का एक दांत हो गया। अब देखो टंग भी पढ़ लेते हैं, जीभ, जीभ से टेस्ट वाले सवाल आते हैं। देखो एक मिनट, पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट मैंने कोशिश की है। अगर आपको आज समझ आया तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी इसको ना। देखो जीभ में ये समझ आ रहा है ना, ये टिप वाला भाग यानी सबसे बाहरी भाग, और ये पीछे जो गले के हमारे पास में रहता है एकदम, जो जीभ का एंड होता है। ठीक है, यहाँ पे एकदम आगे स्वीट यानी मीठा टेस्ट, हमें जब हम कुछ मीठा खाएंगे तो यहीं पे हमको टेस्ट लगेगा मीठे का। पीछे जस्ट अपोजिट मीठा का अपोजिट क्या होता है, कड़वा, तो यहाँ पे बिटर टेस्ट आएगा यानी कड़वा टेस्ट आएगा। जो साइड में, जीभ के जो साइड में जब हम कुछ नमकीन चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट कहाँ आता है, नमक में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जगह पे कौन सा टेस्ट हमें आता है। और जो ऊपर, जीभ के ऊपर वाले पोर्शन में खट्टा यानी सॉर टेस्ट आता है। ठीक है, ये हो गया जीभ। अब देखो रासायनिक में चलते हैं, केमिकल में। तो इसमें मैंने बताया कि मुंह में लार की वजह से, सलाइवा की वजह से ही हम चबा पाते हैं खाने को अच्छे से। तो लार में देखो पूछा जाएगा क्वेश्चन, कितनी ग्रंथियां होती हैं लार में, सलाइवा में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3, आंसर होगा 3 ग्रंथियां। इनके नाम याद रखने हैं, और एक इंपॉर्टेंट है जो उसको याद रखना है। सब मैक्सिलरी कहाँ पे होता है, तलवा जो ऊपर होता है वहाँ पे तलवा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, ग्रंथि। फिर एक सबलिंगुअल होता है जो जबड़े के पास होता है, दांत और जीभ के नीचे जो बीच में होता है वहाँ पे आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड भरा होता है हमारे मुंह में, तो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। और एक होता है पैरोटिड, चिक्स के पास यानी कि गाल के पास जो मतलब लिक्विड भरा रहता है मुंह के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, है ना, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली बात तो इन तीनों के नाम सिर्फ इसलिए याद रखना कि क्या है, लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, और ऊपर से पैरोटिड याद रखना। जब कभी कभी क्या होता है, जो हमारे गाल हैं वो सूज जाते हैं एक साइड के, वो क्यों होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से। पैरोटिड ग्लैंड में क्या हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, गलसुआ या फिर मम्स बोलते हैं, वो रोग होता है। तो पूछा जाएगा गलसुआ या फिर इंग्लिश में मम्स रोग जो होता है वो किस ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है। एक क्वेश्चन और आता है पैरोटिड से, कि सांप के अंदर जो जहर होता है तो वह किस ग्रंथि से आता है सांप में, तो पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि से सांप के अंदर जहर पाया जाता है। ठीक है, अब लार के बारे में भी कुछ हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक मिनट, देखो लार को सलाइवा, ठीक है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 6.8 होती है, यानी पूछा जाएगा क्वेश्चन, पहली बात तो सीधा सीधा आपको याद रखना है 6.8, तो इसकी पीएच वैल्यू 6.8 होती है। और पूछा जाएगा एसिडिक होता है कि बेसिक, यानी कि अम्लीय होता है कि क्षारीय लार, तो लार या सलाइवा कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 6.8 होती है। और पर डे, ये सारे स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, पर डे कितना लार बनता है या कितना लार मुंह में मतलब कि स्रावित होता है, तो 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, अब लार में जैसा कि मैंने बताया था कि 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल, यानी जीवाणुओं के विरुद्ध। जो भी हमारे भोजन में या हमारे मुंह में जब भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, बैक्टीरिया की वजह से ही दांत में कीड़े लगते हैं, तो उस पर काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। ठीक है, टाइलिन क्या करता है, पाचन में हेल्प करता है। तो ये जो 2 एंजाइम्स है किस में पाए जाते हैं, लार में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक रूट वर्ड बता रही हूँ, एज, यानी लास्ट में अगर किसी शब्द के एज लग जाए उसको, वो क्या होता है, एंजाइम। जैसे लाइपेज, माल्टेज, है ना, ये सारे एंजाइम्स हैं। और एमी लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो रूट वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है, मतलब बनता नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन है नॉर्मल जनरल साइंस के लिए कि जानना चाहिए। कहते हैं ना कि रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करो, सुबह करो चाहे नहीं करो, पर रात को सोने से पहले जरूर करो। क्यों? क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तो लार का थोड़ा सा बनना कम होता है, जो लाइसोजाइम है वो कम बनता है सोते टाइम। ठीक है, तो और लाइसोजाइम ही जीवाणुओं के विरुद्ध यानी एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। तो जब हम रात में सोते
हैं और हम खाना खा के सोते हैं, तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ग्लूकोज वगैरह सब कुछ तो लेते हैं खाने में। तो रात में जब लाइसोजाइम बनेगा ही नहीं, लार बनेगा ही नहीं, तो कीड़े हमारे मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो काम करने लगते हैं और धीरे धीरे अपना मतलब प्रभाव बनाने लगते हैं। तो इसीलिए रात में ब्रश करके ही सोना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल ऐसे ही था क्वेश्चन। आहार नली यानी इसको कैनाल बोलते हैं, आहार नली। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई, लेंथ पूछी जाती है, कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नली की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखो डायग्राम मेरा एकदम बेकार है। मुंह, यहाँ पे ये होती है ग्रास नली होती है, ठीक है। ग्रास नली, इसको क्या बोलते हैं? ओसोफेजिस, है ना, ओसोफेजिस ही बोलते हैं ना, हाँ। तो ग्रास नली में पूछा जाएगा कि डाइजेशन होता है, 4 आपको अंग दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि किस में डाइजेशन होता है, किस में नहीं होता है। मुंह में होता है, छोटी आंत में होता है, ग्रास नली में नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि फिर ग्रास नली का आखिर काम क्या होता है? हमने खाना यहाँ से लिया, तो ग्रास नली का सिर्फ इतना काम होता है कि खाने को पास करता है, खाने को जाने का मार्ग देता है। कहाँ पे? स्टमक में, यानी आमाशय में खाने को भेजने का काम कौन करता है? ग्रास नली करता है। अब जब यहाँ पे जाएगा, एक मिनट, जब यहाँ पे भोजन जा रहा है तो किसी न किसी मूवमेंट की वजह से, यानी कि किसी न किसी हिल डुल कर वह धीरे धीरे अपनी मतलब कि खाने अपनी गति के हिसाब से भेज रहा है ग्रास नली। तो जो जो खाना खाने का मूवमेंट होता है कहाँ? ग्रास नली में, उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टॉल्सिस इंग्लिश में, और हिंदी में क्रम कुंचन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ग्रास नली से भोजन आमाशय में जाता है तो भोजन किस मूवमेंट की वजह से या फिर किस मतलब प्रक्रिया उसकी वजह से, को क्या बोलेंगे, मूवमेंट को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? हिलने डुलने की वजह से जाता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेरिस्टॉल्टिल, क्या बोलते हैं, एक मिनट, कहाँ गया? पेरिस्टॉल्सिस, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम कुंचन, क्रम कुंचन, ओके। और ये जो प्रक्रिया होती है, जो ग्रास नली से स्टमक तक या फिर आमाशय तक जो खाना जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं डिग्ल्यूशन या फिर निगरण, ठीक है। प्रक्रिया को निगरण या डिग्ल्यूशन बोलते हैं, लेकिन जो वो मूवमेंट होता है वहाँ पे उसको क्रम कुंचन या पेरिस्टॉल्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये देखो स्टमक में खाना आ गया। स्टमक में खाना कितने घंटे के लिए रहता है? लगभग 4 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए खाना रहता है प्रॉपर। मुंह में हमने खाना डाला, तुरंत वह ग्रास नली के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक में। और स्टमक में ऐसा नहीं कि स्टमक से कहीं और गया, पहले वह 4 घंटे के लिए स्टमक में ही, आमाशय में ही खाना रहता है। इसलिए क्या बोलते हैं स्टमक को? वेयर हाउस ऑफ ए बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर हाउस ऑफ ए बॉडी, या फिर कि हमारे शरीर का गोडाउन, गोडाउन बोलते हैं ना, गोदान जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो हमारे बॉडी का गोदान जहाँ पे खाना रहता है थोड़ी देर के लिए, वो क्या होता है? स्टमक या फिर आमाशय। अब देखो आमाशय को हम अलग से यहाँ पे मैंने बनाया है, एक मिनट, ये आमाशय को मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है, ठीक है। तो देखो ये सबसे बाहरी परत को क्या बोलेंगे? एपिथेलियल सेल, यानी उपकला कोशिका। एपिथेलियल सेल कहाँ पाई जाती है? एपिथेलियल सेल कहाँ पाई जाती है? उपकला कोशिका, आमाशय के सबसे बाहरी परत होती है एपिथेलियल सेल। फिर ये बीच वाली जो है इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, ऑक्जेंटिक कोशिका। और जो बीच का ये जो खाली पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? पाइरोलिक ग्रंथि। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो जो पाइरोलिक ग्रंथि, पहली बात तो पाई कहाँ जाती है? तो स्टमक में या फिर आमाशय में। पाइरोलिक ग्रंथि को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जठर रस। तो जठर रस कहाँ मिलता है? जठर रस कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ से निकलता है? तो आमाशय से। आमाशय के किस ग्रंथि से? तो पाइरोलिक ग्रंथि से। जो मैं बोलती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, जैसे नोट्स बनाया है वैसे ही आपको बनाना है। जठर रस पूछा जाएगा कहाँ पे निकलता है? आमाशय से, अग्नाशय से, कि छोटी आंत से कि बड़ी आंत से। इंग्लिश में आमाशय को बोल देंगे स्टमक, पैंक्रियाज अग्नाशय होता है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको क्या लगाना है कि आमाशय यानी कि स्टमक से निकलता है क्या? जठर रस या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। पाइरोलिक ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस। अब देखो जठर रस में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है। दोनों का क्या काम क्या होता है कि
प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर एनर्जी में या फिर ग्लूकोज में चेंज करना। लेकिन जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में पहले चेंज करता है, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन चेंज करता है? पेप्सिन। पेप्सिन किस में पाया जाता है? जठर रस में यानी गैस्ट्रिक जूस में। और गैस्ट्रिक जूस किस में पाया जाता है? आमाशय के पायरोलिक ग्रंथि में, ठीक है। और जो रेनिन होता है वह मिल्क यानी कि दूध के प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। और दूध में भी किसको? जो केसीन होता है, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है केसीन नामक, उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। और पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सा ऐसा एंजाइम जो है एक्टिव होता है, तो रेनिन होता है, क्योंकि जो मदर मिल्क है, मदर मिल्क में केसीन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो केसिन प्रोटीन ज़्यादा ना होने पाए, इस वजह से उसका पाचन करने के लिए बच्चों में रेनिन जो है, रेनिन नामक एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों पेप्सिन और रेनिन हैं, ये अपने आप कार्य नहीं करते, इनको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कार्य कौन करता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव करता है किसको? पेप्सिन और रेनिन को, जो कि कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें आमाशय में ही पाया जाता है, लेकिन आमाशय के ऑक्जेंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। एसिड तो वैसे भी हार्मफुल होता है, जितनी ज़रूरत पड़े उतनी रहे तो ठीक है। कभी कभी खाली पेट हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लिए या फिर कुछ भी ऐसा खा पी लिए, तो हमें एसिडिटी होने लगती है या फिर हमारा पेट में जलन होने लगती है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो उसका फिर मतलब उसको सही कौन करता है? तो जो एपिथेलियल सेल है, एक मिनट, एपिथेलियल सेल या उपकला कोशिका जो है, उससे क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। और म्यूकस ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि कम करता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही उसको उतनी मात्रा तक पहुंचाता है। तो आमाशय की पीएच वैल्यू पूछी जाए तो कितना है? आमाशय यानी स्टमक की पीएच वैल्यू 1.5 to 2.5 यानी एसिडिक होता है। आमाशय कैसा होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें HCl पाया जाता है। अब देखो, अगर ज़्यादा HCl हो जाए तो ज़्यादा जब HCl हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? छाले। लेकिन क्वेश्चन में छाला नहीं आ जाएगा, क्योंकि साइंस में सीधे सीधे इंग्लिश के टर्म्स भी यूज किए जाते हैं। तो आपको पेप्टिक अल्सर मिलेगा। पूछा जाएगा पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है, तो स्टमक में होता है, यानी आमाशय में होता है। क्यों होता है? HCl यानी एसिड के बढ़ने की वजह से, ठीक है। ये हो गया आपका आमाशय, पूरा मतलब स्टमक हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें और है। खाना खाना दो तरह से होंगे। जब हमारे मुंह में रहेगा, यानी कि जब हम मुंह में डालते हैं खाना, तो खाना और क्या मिलता है? लार यानी सलाइवा, उसको क्या बोलेंगे? बोलस। शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि शब्दावलियों का ही खेल है, साइंस में आती हैं शब्दावलियाँ। तो बोलस क्या होता है कि फूड प्लस सलाइवा, लार। लेकिन काइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लानन, ठीक है। काइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लानन। तो फूड प्लस एसिड, जब भोजन मुंह में रहता है तो सिर्फ फूड प्लस क्या होता है? सलाइवा यानी लार, उसको क्या बोलेंगे? बोलस। लेकिन जब हम ग्रास नली के थ्रू आमाशय में जब भोजन जाता है तो यहाँ पे HCl भी रहता है। तो जब फूड प्लस एसिड मिलेगा तो उसी खाने को क्या बोला जाएगा? काइम या फिर अम्लानन, ठीक है। अब देखो आगे का डायग्राम देख के डरना मत, ठीक है। देखो ये सबको पता होंगे कॉमन क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से होता है, लेकिन अंत कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक है। तो ये छोटी आंत है हमारा, ये पूरा जो है छोटी आंत है। छोटी आंत के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ पूछी जाती है तो 7.5 मीटर, सेंटीमीटर बात नहीं हो रही, 7.5 मीटर यानी बहुत लंबी होती है। 1 मीटर आपको पता होगा हमारे हाथ के बराबर होता है, तो 7.5 मीटर होती है स्मॉल अरे यार भैया इसको क्या बोलते हैं? एक मिनट, मैं आज सीख के रहूँगी। इंस्टेटाइन रुको इस हंसना मत तुम लोग। स्मॉल, एक मिनट, यहाँ पे एस नहीं होगा, इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, हमारा छोटी आंत ही सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 मीटर। जो ये पूरा देख रहा होगा तो उसके तो हंस हंस के मतलब पेट में एकदम गुठड़ियाँ पड़ गई होंगी। तो पाचन का अंतिम भाग पूछा जाए, यानी कि पाचन लास्ट अपने स्टेज पे कब होता है? तो छोटी आंत में होता है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण क्यों होता है? क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, ऐसे ऐसे फैले होते हैं ये, जिसको विली बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी किसी भी ऑर्गन की, किसी भी मतलब कि हमारे अंग की, उतना ज़्यादा वह भोजन का अवशोषण करेगा। तो सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन
जब लास्ट स्टेज में पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है भोजन, उसके लिए दो ऑर्गन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो लीवर हो गया यानी यकृत, और एक पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो लीवर कहाँ पाया जाता है? लीवर ये दिख रहा है ना आपको, ये जो ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ पे लगभग लीवर पाया जाता है, ठीक है। और जो पैनक्रियाज कहाँ पाया जाता है? स्टमक के जस्ट नीचे, ये पूरा स्टमक है यानी अमाशय है, और अमाशय के जस्ट नीचे पैनक्रियाज यानी अग्नाशय पाया जाता है। ये जो ऐसे दिख रहा है आपको, एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये है पैनक्रियास, ठीक है। तो एक मिनट। तो देखो, सबसे पहले ये पूरा लीवर है, ठीक है। लीवर से एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि पित्त रस या बाइल जूस कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है, ठीक है। जो बाइल जूस की बात करें या फिर पित्त जूस की बात करें, कहाँ से निकलता है? यही इसी लीवर से ही निकलता है, ठीक है, लीवर से निकलता है। लेकिन यह जमा कहाँ पे होता है, इकट्ठा कहाँ पे होता है? तो लीवर में ही पाया जाता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं? पित्ताशय। तो हिंदी वालों के लिए तो ठीक है, पित्त रस कहाँ पे जमा होगा? पित्ताशय में। निकलेगा कहाँ से? यकृत से। लेकिन इंग्लिश वालों के लिए गॉल ब्लैडर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पित्त रस या फिर बाइल जूस है, निकलता कहाँ से? लीवर से या फिर यकृत से। और इकट्ठा कहाँ होता है, फिर जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में या फिर गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब देखो, पैनक्रियास। पैनक्रियास से क्या निकलता है पता है? पैनक्रियास से निकलता है अग्नाशयी जूस या रस, या फिर उसी को क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब देखो ये कैसे काम करते हैं भोजन को पचाने के लिए। हाँ, एक चीज़ और बता दूं पहले मैं, ये जो इधर है, ये जो बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। किसमें किसमें मैंने बताया कोई पाचन नहीं होता? एक ग्रास नली में पाचन नहीं होता। ग्रास नली क्या करता है? सिर्फ भोजन को मुंह से ग्रास नली होते हुए, मतलब ग्रास नली पहुंचाता है कहाँ तक? स्टमक तक या फिर आमाशय तक। और दूसरा, बड़ी आंत भी भोजन के पाचन में कोई हेल्प नहीं करता, यानी कि भोजन का पाचन बड़ी आंत में नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ वाटर स्टोर होता है। मैक्सिमम वाटर स्टोर कौन करता है? बड़ी आंत करता है। और बड़ी आंत में ही क्या पाया जाता है? सीकम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आंधांत्र बोलते हैं, सीकम, ठीक है। सीकम क्या होता है? बड़ी आंत में पाया जाता है। देखो, जो पित्तरस या फिर बाइल जूस कहाँ पाया जाता है? यकृत में, यानी कि इसमें लीवर में। और जो अग्नाशय रस पैंक्रियाज में पाया जाता है। पित्त रस का काम क्या होता है कि जो लिपिड होती है, यानी जो वसा होती है भोजन में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। तो इस संपूर्ण प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी वसा का पायसीकरण। तो वसा का पायसीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। किसके द्वारा होता है? बाइल जूस के द्वारा होता है। और बाइल जूस में ही क्या पाया जाता है? बिलीरुबिन पाया जाता है। बिलीरुबिन ही, अगर ये जो बिलीरुबिन नामक जो चीज़ है, एंजाइम है, वो अगर हमारे ब्लड में मिल जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। उसी ब्लड में मिल जाती है तो पीलापन पूरे बॉडी में होने लगता है, उसी को जॉन्डिस या पीलिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये बाइल जूस का काम हो गया कि छोटे छोटे टुकड़ों में किसको चेंज कर रहा है? वसा को, यानी फैट को, यानी लिपिड को चेंज कर रहा है। लेकिन अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। किसमें? पैंक्रियाज में। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, माल्टेज। तो माल्टेज और लाइपेज किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को टुकड़ों में बांटता है, चेंज करता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। लाइपेज किसको करता है? वसा को, ठीक है। लाइपेज किसको करता है? वसा को। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को, ठीक है। तो याद रखना है, ट्रिप्सिन प्रोटीन, लाइपेज वसा, एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। और इसमें मतलब कि पूरा खाना ऊपर से ही धीरे धीरे पचता आ रहा है। अलग अलग हम एंजाइम्स ऊपर भी पढ़ चुके हैं, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया। लेकिन लास्ट में जब छोटी आंत में जब आते छोटी आंत में जब आएगा, तो जो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के ये जो 4-5 ये एंजाइम्स हैं, ये 4-5 एंजाइम्स सभी तरह के, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो वसा यानी फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, सभी तरह के भोज्य पदार्थों का क्या करता है? पाचन करता है। कौन? अग्नाशयी रस, है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? अग्नाशयी रस को क्या बोलते हैं? यानी कि पैनक्रियाटिक जूस को क्या बोलते हैं? पाचक रस, पूर्ण पाचक रस, यानी कि जो डाइजेशन को पूरे तरीके से डाइजेस्ट कर ले खाने को, है ना। तो ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं? माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। कौन किसको करता है, ये भी याद रखना है आपको। देखो, मैंने सीकम बताया था कि नहीं, मैं भूल गई। सीकम किस में पाया जाता है? बड़ी आंत में। सीकम में यह छोटी सी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम सुना होगा। तो अपेंडिक्स में कभी कभी सूजन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। तो ये एक डिसीज हो जाती है। और अपेंडिक्स पता है कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेंडिक्स कैसा अंग है? अब अवशेषी अंग हो गया है। पहले के ज़माने में आदि मानव के टाइम पे जब इंसान
कच्चा मांस ही खा जाता था। उस टाइम पे आग की जब खोज नहीं हुई थी, तब उस भोजन को कच्चे मांस को पचाने के लिए जो अपेंडिक्स होता था वह काम में आता था। लेकिन अब कोई भी इंसान मतलब ऐसा तो खाता नहीं कि कच्चा मांस खा जाए, तो अब पका पकाया सब भोजन खा रहे हैं, तो अपेंडिक्स का काम अब हो गया है कम, मतलब ना के बराबर हो गया है। तो अब यह अवशेषी अंग हो गया है, अवशेषी अंग रह गया है, मतलब इनका अब कार्य नहीं रहा। कहाँ पाया जाता है? सीकम में। सीकम कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में। ठीक है। उफ। अब देखो लीवर और पैंक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। लीवर पढ़ते हैं सबसे पहले। लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूरे बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पूछी जाए तो लीवर। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अंग है, यानी कि देखो सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्लैंड पूछी जाए तो लीवर है, लेकिन अंग पूछा जाए, ऑर्गेन पूछा जाए तो सबसे बड़ा अंग, दूसरा सबसे बड़ा अंग लीवर। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा? स्किन, जो हमारी स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, वो सबसे बड़ा अंग है। और दूसरा सबसे बड़ा अंग लीवर है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। ठीक है। लीवर क्या करता है? यूरिया बनाता है। लीवर जो है अमोनिया विषैला पदार्थ होता है, सबको पता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। कौन बदलता है? लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना इस साइकिल को क्या बोलते हैं और कैसे बनता है। तो नाइट्रोजन कैसे आता है हमारे बॉडी में? कुछ तो खाने में आता है, कुछ हम जैसे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे अभी, जब हम श्वसन क्रिया करेंगे तो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन भी आता है 71%। तो श्वसन जो नाइट्रोजन फिर क्या बनाता है? हाइड्रोजन से क्रिया करके NH3 यानी कि अमोनिया बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है हमारे बॉडी के लिए विषैला, मतलब कि जहर का काम करता है। तो यकृत क्या करता है? उस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है और यूरिया के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ठीक है। और इस होल प्रोसेस को, यानी कि नाइट्रोजन से अमोनिया और अमोनिया से यूरिया बनने की होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। ओके। ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन किसी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये पूरी प्रोसेस की खोज की थी, तो ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है। अब देखो जो ग्लूकोज, एक और ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लूकोज में जब हमें जितनी हमारे बॉडी में जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जैसे ग्लूकोज मान लो 6 ग्लूकोज की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास टोटल कितना है? 8 है। तो ये जो 2 ग्लूकोज है इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन, यानी कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकोजन जमा हुई ऊर्जा होती है जिसका हम यूज नहीं करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है। तो ग्लाइकोजन भी कहाँ जमा होता है? यकृत में ही जमा होता है। तो याद रखना ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? यकृत में, यानी लीवर में जमा होता है। अब नेक्स्ट 2 चीज़ें हैं, 2 प्रोटीन पाया जाता है किसमें? लीवर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक हेपेरिन होता है, एक फेब्रिनोजन। एक हेपेरिन और एक फेब्रिनोजन। एक मिनट। हेपेरिन और फेब्रिनोजन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। फेब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड को क्लॉटिंग करता है, यानी कि ब्लड को जमाता है। कौन? फेब्रिनोजन। क्या है? प्रोटीन है। पहली बात तो पूछा जाएगा फेब्रिनोजन क्या है? प्रोटीन है। क्या कार्य करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है, ब्लड को जमने देता है। कहाँ? बॉडी के अंदर की बॉडी के बाहर? तो भैया आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर। जब हम कहीं पे चल रहे हैं या फिर कुछ भी हमारे बॉडी में लग जाता है तो ब्लड जो बहता है उसी को तुरंत उसी टाइम जो क्लॉट हो जाता है, यानी बहना बंद हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? फेब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से, जो कि कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। हेपेरिन क्या करता है? उसी का अपोजिट काम करता है, लेकिन दोनों ही बॉडी के अच्छे के लिए ही कार्य कर रहे हैं। हेपेरिन नो डाउट ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, यानी कि ब्लड को जमने से रोकता है, लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर ही कहीं पे ब्लड क्लॉट हो गया तो मतलब हम निपटने के बहुत अंदर कगार में चले जाएंगे। ठीक है। तो हेपेरिन क्या करता है? ब्लड को क्लॉटिंग करने से रोकता है, यानी ब्लड जमने से रोकता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है। ये 2 प्रोटीन हो गए, लीवर में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और एक लीवर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनः उत्पादन होने की सर्वाधिक क्षमता किस ऑर्गन में पाई जाती है? तो यकृत में, यानी लीवर में। जैसे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है तो उसका लीवर खराब होने लगता है धीरे धीरे, लेकिन अगर वो 2 महीने के लिए कंटिन्यू दारू को छोड़ दे तो उसका लीवर जो है धीरे धीरे फिर से सही होने की कगार में आ जाएगा। तो लीवर में क्या होता है? पुनः उत्पादन या फिर पुनः सही होने की स्थिति में आने की उसके पास क्या होती है? क्षमता होती है। किसके पास? लीवर के पास। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके पास, अग्नाशय या पैंक्रियाज के पास। देखो हमने सबसे बड़ी ग्रंथि या लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करी तो वो है लीवर, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड या दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। और अग्नाशय कैसी ग्रंथि है भैया? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि का मिश्रण कौन सा ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि, यानी कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 चीज़ें रिलीज करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन हार्मोन्स को रिलीज करता है, और एक्सोक्राइन यानी बहिःस्रावी ग्रंथि क्या करता है? एंजाइम्स को। तो एंजाइम्स के बारे में हम पहले ही बहुत
बहुत सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन से एंजाइम्स कहाँ पे पाए जाते हैं ज़रूर याद रखना। जैसे मैंने अग्नाशय में बताया, पैंक्रियाज में 4-5 तरह के, फिर पेप्सिन और रेनिन के बारे में बताया कि अमाशय में पाए जाते हैं यानी कि स्टमक में। तो कहाँ पे टाइलिन में बताया, टाइलिन के बारे में बताया, लाइसोजाइम जो कि हमारे लार में सलाइवे में पाया जाता है। तो कहाँ पे कौन सा पाया जाता है और क्या काम करता है वो भी आपको याद रखना है। तो हमने एंजाइम्स को पढ़ लिया, तो इसको करते हैं हम बाहर। अब हमको पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है यानी कि एंडोक्राइन क्या करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है। हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले एक बीटा कोशिका होता है, मतलब ये हार्मोन्स ही हैं, और ये अल्फ़ा और ये गामा, ठीक है। तो बीटा कोशिका से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक निकलता है। पहली बात तो देखो, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। अंतःस्रावी ग्रंथि में एक लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है ना। और इसके इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे एक बीटा कोशिका। तो बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन से, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन का कार्य क्या है कि शुगर को कंट्रोल करता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो भी नुकसानदेह होती है। कोई भी चीज़ मतलब लिमिट से ज़्यादा होगी तो हमें हार्म ही करेगी, हार्मफुल ही होगी हमारे लिए। तो शुगर को कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका कहाँ से निकलता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका। और लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ निकलती है, अग्नाशय से यानी कि पैंक्रियाज से, ठीक है। तो इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो कि डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन जरूरी होता है, डायबिटीज़ ना हो इसके लिए। और अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपो किसको डिनोट करता है, कम, हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम, हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम। चूँकि इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, और अगर इंसुलिन ही ज़्यादा हो गया तो वह ग्लूकोज की मात्रा को और ज़्यादा कम करेगा, जिस स्थिति को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने बीटा कोशिका से बात कर ली। अब इधर आते हैं हम गामा कोशिका, अल्फा कोशिका से। अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है। ग्लूकागोन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अल्फा कोशिका से, ठीक है। ग्लूकागोन जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। ग्लाइकोजन को कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, हमें देखो जब हमें वीकनेस लगती है तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, यानी जब ग्लूकोज की हमारे बॉडी में कमी होगी तभी तो हमें वीकनेस लगेगी। तो जो ये ग्लूकागोन है क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, यानी कि हमें एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है, जो कि कहाँ से निकलता है, अल्फा कोशिका से। अल्फा कोशिका कहाँ से निकलता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका से। और लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में, ठीक है। अब आता है एक और गामा कोशिका। गामा कोशिका से क्या निकलता है, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन निकलता है, जो कि क्या करता है, स्वांगीकरण को बढ़ावा देता है। कौन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। ये हो गया हार्मोन सारे। अब देखो डायबिटीज़ भी दो तरह की होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला डायबिटीज़ को क्या बोलते हैं, तो मिलेटिस, ठीक है। मेलिटस जो डायबिटीज़ होता है, मेलिटस डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। मेलिटिस डायबिटीज़ किसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। यानी कि जब ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है तभी तो ब्लड में शुगर बढ़ पा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, मेलिटस डायबिटीज़। लेकिन एक होता है इंसिपिडस। इंसिपिडस किस वजह से होता है, जब किडनी या फिर वृक्क में क्या होता है, वाटर जमा हो जाता है, पानी जो मतलब कि वाटर कहाँ जमा होता है, किडनी में, है ना। तो यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है कुछ, है ना, और इस पर क्या होता है, मुंह भी सूखने लगता है। तो जब यूरिन में प्रॉब्लम हो जाए, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मुंह सूखना शुरू हो जाए, तो वो उस डायबिटीज़ को क्या बोलते हैं, इंसिपिडस। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है मेलिटस। मेलिटस किसी वजह से होता है, इंसुलिन की कमी के कारण, जिससे हमारा रक्त में शुगर बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग जरूर बताना कमेंट में, जिसको आए, भूख का केंद्र यानी हंगर सेंटर ऑफ हंगर किसे कहा जाता है बॉडी में। और एक वॉमिटिंग सेंटर, यानी उल्टी हमें जिससे होती है तो सेंटर ऑफ वॉमिटिंग, या फिर हाँ उल्टी का केंद्र या फिर वॉमिटिंग किस वजह से होती है, किस तरीके से होती है, वो आपको बताना है, और सेंटर ऑफ हंगर बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम, डायबिटीज़ भी दो तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 यानी बच्चों में होती है तो इंसुलिन में कमी की वजह से होती है, अग्नाशय में। और जो एडल्ट में होती है वो खाने पीने की वजह से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं परिसंचरण तंत्र पे। तो परिसंचरण तंत्र तो मतलब मैंने जैसे बताया कि आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए। तो देखो परिसंचरण तंत्र का काम क्या होता है, तो हमारे जो ब्लड है, हमारा जो हार्ट है,
हर तरीके से मतलब कि शुद्ध रक्त को हमारे बॉडी में पहुंचाना, और फिर जो अशुद्ध रक्त है उसको किसी तरीके से शुद्ध करना, ये सारे जो काम होते हैं वह सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ही होता है। तो सबसे पहले ये 4 चीज़ें समझनी होंगी। जो धमनियाँ हैं या फिर आर्टरीज हैं वो हमेशा किसको ले जाएंगी, प्योर ब्लड को ले जाएंगी, यानी ऑक्सीडेटेड ब्लड को ले जाएंगी, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होगा। तो वो जो धमनियाँ हैं, आपको याद रखने की आर्टरीज या फिर धमनियाँ, उसी को इंग्लिश में धमनियाँ बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं, वो क्या ले जाता है हमेशा प्योर ब्लड को, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होती है। और जो सिराएँ होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस ब्लड को ले जाता है। और जो पल्मोनरी, जहाँ पे पल्मोनरी वर्ड ऐड हो जाए, अगर धमनिया में पल्मोनरी वर्ड ऐड हो जाए तो यानी कि उसका अपोजिट करेगा। धमनिया अगर प्योर ब्लड ले जाती हैं, अगर यहीं पे पल्मोनरी धमनिया हो जाए यानी पल्मोनरी आर्टरीज हो जाए, वो अशुद्ध रक्त ले जाएंगी। अब जैसे सिराएं हमने बताया कि हमेशा इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन इसी के पहले पल्मोनरी ऐड कर दें तो यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट काम करते हैं। और अगर पल्मोनरी वर्ड यूज है तो वो लंग्स या फेफड़े से रिलेटेड होंगे, कैसे वो मैं आगे समझाऊंगी आपको। तो अब देखो कैसे कार्य करता है सब। ये देखो हार्ट मैंने बनाया हुआ है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा होगा। हार्ट का शेप ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप लोगों को समझ आए। हार्ट का जो शेप बुक्स में होता है वो रियल में वैसा होता है, बट इससे आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। 1 मिनट। 10 मिनट का काम और है, फिर उसके बाद आज की छुट्टी। तो देखो सबसे पहले, हाँ, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने, सबको पता होगा। अब देखो ये हार्ट है पूरा, ये रहा हार्ट। इसमें हार्ट में कितने वाले होते हैं, 4 वाले, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं किसमें, हार्ट में। एक देखो ये 4 पार्ट में ऐसे बटा होता है, ठीक है। इधर वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट होता है, इधर वाले को राइट बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, या फिर उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑरिकल। ये ऊपर वाला है जानो, दोनों ये ऊपर के आलिंद है, यानी कि ये राइट यानी दायां आलिंद, और ये लेफ्ट यानी बायां आलिंद, ठीक है। ऊपर वाले को आलिंद या ऑरिकल बोलते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकल या निलय बोलते हैं। तो ये राइट वाला हो गया, और ये लेफ्ट वाला क्या, निलय या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं, पाइप जैसे जो दिख रही हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, त्रिवलनीय कपाट। और यहाँ पे 2 दिख रही हैं पाइप जैसे, इसको क्या बोलते हैं, द्विवलनीय कपाट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिवलनीय कपाट हृदय के किस ओर पाया जाता है, तो राइट साइड यानी दाएं साइड। और हृदय के बाएं ओर कौन से कितने कपाट पाए जाते हैं, तो द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 होते हैं। और जो अशुद्ध रक्त होता है हमेशा राइट साइड यानी इधर साइड, अभी आपको समझाऊंगी तब पता चलेगा। अशुद्ध रक्त हमेशा राइट साइड, और जो शुद्ध रक्त होता है हृदय के लेफ्ट साइड ही बहता है। अब देखो हृदय का काम क्या होता है, हृदय का काम होता है रक्त को शुद्ध करना नहीं, हृदय को काम ये होता है कि रक्त का परिसंचरण, पंप करना, रक्त को धक्का देना, कि जो अशुद्ध रक्त है उसको क्या करता है, फेफड़े के पास भेजता है, और फिर शुद्ध रक्त लेके फेफड़े से क्या करता है, बॉडी को भेजता है। तो पंप करना हृदय का मुख्य काम होता है। अब वो कैसे करता है, देखो हमने पढ़ा कि जो अशुद्ध रक्त है वो कौन ले जाता है, वेन्स या फिर सिरा ले जाते हैं, और जो शुद्ध रक्त है वो आर्टरीज या फिर धमनी ले जाते हैं। अब बॉडी से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से बॉडी से अशुद्ध रक्त आ रहा है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। तो जो अशुद्ध रक्त है कौन ले जाएगा, सिरा। यहाँ पे मैंने लिखा है सिरा या फिर वेन्स, अशुद्ध रक्त। अब यहाँ से ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है वो अशुद्ध रक्त है, ठीक है। ये देखो ये अशुद्ध रक्त जा रहा है पूरा, ठीक है। यहाँ से आया अशुद्ध रक्त, किसके माध्यम से आया, तो सिरा के माध्यम से या फिर वेन्स के माध्यम से आया बॉडी से, कहाँ, हमारे हार्ट में। यहाँ से आया पहले ऊपरी आलिंद में, यानी कि राइट साइड यानी कि दाएं आलिंद में, या फिर राइट ऑरिकल में आया, और फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, यानी कि दाएं निलय में पहुंचा, और यहाँ से बाहर आ गया। अब देखो बाहर ले जाएगा अशुद्ध रक्त, कौन ले जा रहा है, पल्मोनरी धमनी, क्योंकि फेफड़े को पहुंचाना है। और मैंने बताया था जहाँ पे पल्मोनरी लगे वहाँ फेफड़ा जरूर आएगा। तो फेफड़े को कौन पहुंचाएगा, पल्मोनरी धमनी, क्योंकि धमनी शुद्ध रक्त को पहुंचाता है, लेकिन पल्मोनरी लग गया, पल्मोनरी धमनी के पहले क्या लग गया, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी धमनी हमेशा अशुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे, 2 बार देख लोगे तो समझ आ जाएगा, थोड़ा सा टफ तो है। तो ये ले जाता है रक्त को, अशुद्ध रक्त को, कहाँ पे, फेफड़े के पास, कौन, पल्मोनरी धमनी। देखो यहाँ से आया, सिरा ले आई अशुद्ध रक्त को, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इस अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुँचाना है, फेफड़े के पास।
तो सिरा तो ले नहीं जाएगी, क्योंकि अगर फेफड़े के पास ले जाना है तो पल्मोनरी ले जाएगी, लेकिन पल्मोनरी सिरा तो शुद्ध रक्त ले जाती है, धमनी होगी जो पल्मोनरी वो ही अशुद्ध को ले जाएगी। तो यहाँ तक फेफड़े को पहुँचा दी, ठीक है। अब फेफड़े को पहुँचा दिया, जब फेफड़े में देखो आपको, जब श्वसन करते हैं हम लोग, जब सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो 21% बहुत ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, और 0.3% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब रक्त यहाँ पे आएगा, रक्त का यहाँ पे जब परिसंचरण होगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है। रक्त की जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी वह ऑक्सीजन की मात्रा के सामने वो मतलब विलुप्त हो जाएगी, एकदम उसका वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से रक्त एकदम अब शुद्ध हो गया। अब आपको पता है कि जो शुद्ध रक्त है वह कौन ले जाता है? शुद्ध रक्त वैसे तो धमनी ले जाता है, लेकिन अब फेफड़े से रिलेटेड है, और मैंने बताया कि फेफड़ा जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे पल्मोनरी वर्ड यूज होगा। तो पल्मोनरी सिरा, हालांकि सिरा अशुद्ध ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त ले जाएगा। तो अब फेफड़े से यहाँ देखो, फेफड़े से ये इधर साइड आया, बाएं साइड शुद्ध रक्त आ रहा है, कौन ले जा रहा है? पल्मोनरी सिरा यानी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। यहाँ पे आया शुद्ध रक्त, फेफड़े से शुद्ध रक्त आ रहा है, और यहाँ से ये शुद्ध रक्त अब बॉडी में जा रहा है। अब ये शुद्ध रक्त कौन ले जाएगा? तो आर्टरी या फिर धमनी, शरीर में पूरे शुद्ध रक्त जा रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार नहीं आया होगा तो कल मैं फिर से बता दूंगी, और आप एक बार और इसको देख लेना, ठीक है। और आगे देखो हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। किसका? हृदय का भार। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड को हृदय से मांसपेशियों तक, शरीर तक नहीं, मांसपेशियों तक कौन सी धमनी ले जाती है? तो हृदय की कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी का काम क्या होता है? हृदय की ही धमनी होती है, हार्ट की ही धमनी या फिर आर्टरी होती है। तो कोरोनरी आर्टरी का काम होता है कि रक्त को, ब्लड को हृदय से मांसपेशियों तक ले जाना, ठीक है। कभी कभी कोरोनरी धमनी में रुकावट आ जाती है, तो जब रुकावट आ जाती है तो क्या होता है? हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है रक्त, ये जो बीच में राइट और लेफ्ट से जो मतलब जो बटा हुआ है, हार्ट जो बटा हुआ है, किस वजह से बटा हुआ? सेप्टम की वजह से। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। ये सेप्टम है, ठीक। फिर जो हृदय का बाहरी आवरण है ये क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन या फिर हृदय आवरण बोलते हैं, और इसमें द्रव भरा रहता है जो कि बाहरी आघातों से या फिर बाहरी अटैक से, आउटर अटैक से बचाता है। कौन? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में तो 4 में चैम्बर्स हो गए, 4 वलय हो गए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं अन्य जंतुओं के जितने भी एनिमल्स हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो देखो मछलियों में सिंगल परिसंचरण होता है, यानी कि 2 वलय होते हैं मछलियों में केवल। जैसे हमारे यहाँ तो 4 होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 4, 1 2 3 4, लेकिन मछलियों में केवल 2 ही होते हैं, ठीक है। उभयचर यानी कि जो एम्फीबियन होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और उसमें स्थल में भी रहते हैं, यानी जो वाटर में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, उसमें 3 वलय पाए जाते हैं। याद रखना है, मछली में 2 और उभयचर में 3 वलय पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में भी 3 वलय पाए जाते हैं। लेकिन मगरमच्छ अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल्स, मगरमच्छ भी रेप्टाइल्स में ही आता है। वैसे तो रेप्टाइल्स में 3 वलय पाए जाते हैं हृदय में, लेकिन मगरमच्छ का पूछा जाए तो 4, ठीक है। मगरमच्छ का पूछा जाए, अपवाद है, तो 4। फिर बर्ड्स में पूछा जाए तो 4, और मैमल्स जितनी स्तनपायी हैं, जैसे कि हाँ वेल मछली है लेकिन वो स्तनपायी है वेल मछली, तो वेल में भी 4 वलय पाए जाएंगे। बर्ड्स में 4, मगरमच्छ में 4, स्तनपायी में मैमल्स में 4, मछली में 2 और उभयचर में 3। तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं कुछ पल्स। देखो पल्स और जो धड़कन है वह समान होते हैं लगभग, मतलब 1 मिनट में 72 बार ही धड़कते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लड प्रेशर को कैसे मापते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। स्फिग्मो मतलब क्या होता है? धमनी। स्फिग्मो यानी धमनी। तो पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर किस पर पड़ता है, मतलब कि धमनी पर पड़ने वाले प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं कि वेन्स पर, यानी कि सिराओं पर। तो धमनी पर जब प्रेशर पड़ता है, जो हृदय की जो धमनियाँ होती हैं उन पर जब प्रेशर पड़ता है तब उसे हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। और मैनोमीटर यानी लिक्विड प्लस गैस। तो लिक्विड और गैस में क्या होगा? ब्लड हो जाएगा, और गैस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो धमनियों द्वारा जो पड़ता है मतलब ब्लड में जो क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तब हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। 120 80 यानी कि मिनिमम 180 120। 80 को क्या बोलते हैं? डायस्टॉल बोलते हैं। 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टल बोलते हैं। डायस्टॉल को हिंदी में शिथिलन बोलते हैं यानी रिलैक्सेशन, और सिस्टल को क्या बोलते हैं? संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन। तो जब डायस्टॉल होगा या शिथिलन होगा तो रक्त अंदर होगा, ठीक है, मतलब रक्त बॉडी के अंदर जाएगा, हृदय के अंदर जाएगा, और जब सिस्टॉल होगा, संकुचन होगा, तो रक्त बाहर जाएगा, ठीक है।
1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल बराबर 1 हार्ट बीट, एक धड़कन। तो एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिलके एक धड़कन का निर्माण करते हैं। एक धड़कन में कितना रक्त पंप होता है, तो 70 मिलीलीटर पंप होता है, और एक मिनट में 72। तो टोटल कितना होता है, 72 इंटू 70 यानी कि 5040 मिलीलीटर, यानी कि लगभग 5 लीटर। ठीक है, तो हमारे बॉडी में मतलब एक मिनट में 5, मतलब हमारे बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर जो रक्त होता है, पूरा रक्त एक मिनट के अंदर पंप होता है, मतलब कि शुद्ध होता है। ठीक है, पूरा रक्त परिसंचरण होता है एक मिनट के अंदर। ठीक है, एक मिनट में पूरे, और एक मिनट के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये हार्ट है, ये इसको क्या बोलते हैं, एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म याद रखना, साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड कहाँ पाया जाता है, हार्ट में। हार्ट में भी कहाँ पे, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड पाया जाता है साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, और ये एवी नोड है, यानी कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वह रक्त को पंप करते हैं, यानी कि स्पीड से उसको धक्का देता है। तो साइनो ऑलिकुलर नोड से ही क्या होता है, धड़कन की शुरुआत होती है। जैसे ब्लड यहाँ से आया, तो ये जो साइनो ऑलिकुलर नोड है इसको यहाँ पे भेजेगा, और यही इसको इधर भेजेगा, बाहर भेजेगा। तो जो साइनो ऑलिकुलर नोड है वह स्पीड को बढ़ाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर। पेस यानी क्या होता है, स्पीड, और मेकर यानी बनाने वाला। तो स्पीड को बनाने वाला या रक्त की स्पीड को बनाने वाला कौन कहलाता है, साइनो एसए नोड, यानी साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, पेस मेकर किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। ठीक है, और एक मिनट, एक चीज़ और है, हाँ, जो बीपी है यानी ब्लड प्रेशर है, सोते टाइम कम रहता है, लेकिन हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, लाइक एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, इसमें हमें थकान होती है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट बीट रुकने पर इंजेक्शन दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, हार्ट बीट हमारी रुक जाती है, किसी की भी हार्ट बीट अचानक से रुकी, तो डॉक्टर्स उनको तुरंत इंजेक्शन देते हैं, तो हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वो एड्रीनलिन हार्मोन होता है। एड्रीनलिन हार्मोन होता है, जिसे 3F भी बोलते हैं। 3F यानी एक F फाइट, फियर, फ्लाइट। जब हम फाइट करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं, या फिर जब हम डर जाते हैं, या फिर हम फ्लाइट यानी कि ऊपर कहीं, मतलब बहुत हाइट पे रहते हैं, तो हमें हमारी जो हार्ट की बीट है, जो हमारी हार्ट बीट है, वह बढ़ जाती है। तो इंजेक्शन इसीलिए दिया जाता है इस एड्रीनलिन हार्मोन का, कि हार्ट बीट बढ़े, ताकि मतलब उसकी धड़कन फिर से शुरू हो। तो एड्रीनलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है हार्ट बीट रुकने पे। ये क्वेश्चन बनता है, जिसे 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। 3F मतलब फाइट, फियर एंड फ्लाइट। ठीक है, तो इतना रहा आज का। जैसे कि अभी ये इनकम्प्लीट है, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम अभी और होना है, बट मैंने अभी इतना ही कराया है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया है। और एक बार जैसे कि अगर मैंने अच्छा लगा आप लोगों को, तो मैं डेली कराऊंगी, और लास्ट में 5-6 घंटे की मैराथन कर दूंगी, कि और एक्स्ट्रा जैसे मैं अपने नोट्स में ऐड करूंगी, जहाँ से क्वेश्चन मिले या फिर जहाँ से कुछ और फैक्ट मिले, तो ऐड करके, ऐड ऑन करके और एक्स्ट्रा कर दूंगी। ठीक है, सो आई होप कि पसंद आया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।